नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इस तरह से भयावह स्थिति है तो घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के हिसाब से मैं हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ लॉन्च करूँगा। तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ और आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए, जब भी हम किसी क्रांति के बारे में बात करते हैं तो उस क्रांति में मुख्यतः 3 पहलू देखते हैं। उस क्रांति के होने के कारण क्या थे, रीजंस, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, मतलब कि कहाँ तक वो गया, उसका विस्तार क्या हुआ, और वह क्रांति अगर सफल हुई तो क्यों हुई, अगर विफल हुई तो क्यों हुई। तो रीजंस ऑफ द फेलियर। यहाँ क्रांति से मतलब क्या है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्रांति का मतलब है व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। हालांकि जो 1857 की क्रांति थी वो नेशनल मूवमेंट या रशियन रेवोल्यूशन या चाइनीज़ रेवोल्यूशन की तरह बहुत व्यापक स्तर पे तो नहीं थी, लेकिन लगभग 1.5-2 साल तक इसने पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना इम्पैक्ट डाला। तो इन्हीं सब बातों को आज हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विद्रोह के जो क्रांतियाँ होती हैं उसके स्वरूप क्या होते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो 2 तरह के हमारे यहाँ विद्रोह चले, 1857 के पहले भी और बाद भी। एक थे सिविल रिवॉल्ट्स, यानी कि नागरिकों द्वारा किए गए विद्रोह। इसमें आप आदिवासियों को, आम जनता को, साहूकारों को, दस्तकारों को शामिल कर सकते हैं। और एक थे सैन्य विद्रोह, जो पर्टिकुलर सैन्य विद्रोह ही थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के विरुद्ध उसी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, या 1806 के आसपास बेल्लोर मठ के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, या 1842 में सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया, या 1825 में 1825 के आसपास असम के तोपखाने में विद्रोह हो गया। ये कुछ पर्टिकुलर सैन्य विद्रोह हैं। और अमूमन जो इतिहासकार हैं वो इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह ही कहते हैं। मैं पूरी तरह इसको सैन्य विद्रोह तो नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह विफल भी था। अपने कुछ लक्ष्यों को तो इसने ज़रूर प्राप्त किया। तो इस पर ज़रा हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नागरिक विद्रोह और सैन्य विद्रोह में अंतर तो मैंने बता दिया, लेकिन बिपिन चंद्रा को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे विद्रोह को तैयार करते समय मैंने बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और 2-3 और किताबों का सहारा लिया। तो बिपिन चंद्रा जी विद्रोह के 3 स्वरूप हमारे सामने रखते हैं। एक वो बताते हैं सिविल रिबेलियन, जन विद्रोह होता है जिसमें आम जनता शामिल होती है। एक वो ट्राइबल रिबेलियन का जिक्र करते हैं जिसको बोलते हैं जनजातीय, जो हमारे कंद फूल बंद फूल खाने वाले, वनों में रहने वाले जनजातीय लोग हैं, एसटी बोलेंगे आप उन्हें। एक किसानों का विद्रोह, पीसेंट रिवॉल्ट्स, जो कि अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से हुए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 1857 की क्रांति है उसको हम जन विद्रोह के तहत ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम उसको ट्राइबल या पीसेंट रिवॉल्ट बोलेंगे तो वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, तो वो ठीक यहीं बैठता है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम इस 1857 की क्रांति के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। 1757 से 1857 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारत पे अपने 100 साल पूरे कर लिए। और ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति अचानक से हुई। इस पूरे 100 साल के भीतर कई विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए, और इसके पीछे मुख्यतः 2 रीज़न थे। यहाँ पे मैंने रीजंस 2 बार लिख दिया है। एक्चुअली वो पेज मर्ज करने में 2 बार रीजंस आ जाता है, कोई बात नहीं। रीज़न क्या थे इन 100 सालों में विद्रोहों के? मेरे हिसाब से 2 रीज़न थे। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यापक असंतोष, और दूसरा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायतें, यानी कि वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन, और दूसरा इंडिविजुअल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को ही पहले देख लेते हैं। ये इंडिविजुअल कंप्लेंट्स थी शासकों और सामंतों की, जिनकी ज़मीनें, जिनकी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पी थी। तो ये प्रजा के माध्यम से अपने पुराने प्रेस्टीज को पाना चाहते थे। तो यही इनकी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स थी। अब व्यापक असंतोष एक बहुत बड़े लेवल पे, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को मिला दें तो किसानों में था। ये था भू राजस्व नीति के कारण। ये भू राजस्व नीति सिर्फ रैयतवाड़ी और महलवाड़ी मत समझिएगा, इसमें नील की खेती भी शामिल है। आगे जाकर वाणिज्यिक खेती जो शुरू की ब्रिटिशर्स ने। एक चीज़ मैंने यहाँ और ऐड की है, बिचौलियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। ये जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइबल इलाके में रहने वाले आदिवासी थे ना, जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिचौलियों ने यहाँ पर, मीडिएटर्स ने इंटरफेयर करना शुरू किया, तो आदिवासी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शोषण, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन से उससे बचे नहीं। तो ये असंतोष था। तो इन्हीं दोनों पहलुओं के तहत 1857 की क्रांति की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कारणों को। ये दोनों बातें तो आपको ऑब्वियस से समझ में आई होंगी। लगभग जब 1857, हम 1857 पर्टिकुलर नहीं लिखते हैं, हम इसको शुरू करते हैं 1800 लगभग 40 और 50 के दशक के बीच से। ये जो 1840 और 50 का दशक है ना, इस बीच में कई गवर्नर जनरल भारत आए और इसी दौरान 1857 की क्रांति की असली नींव तैयार हुई। तो रीजंस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, ये मैं इन 10 सालों के रीजंस बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली मैं सिर्फ 1857 नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले रीजंस में देखें तो पॉलिटिकल रीज़न है, देन इकोनॉमिक आर्थिक कारण थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कारण थे, और फिर थे सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। हम पहले 2 कारणों का जिक्र करेंगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद हम इकोनॉमी को देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इमीडिएट या इंस्टेंट या तात्कालिक कारण भी लिखा है। दरअसल ये जो तात्कालिक कारण मैंने लिखा है, ये सोशल और रिलीजियस, धार्मिक सामाजिक कारण से ही निकल कर बाहर आया है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब हुआ दरअसल ये, पॉलिटिकल रीज़न को देखें तो 2 यहाँ पर मैंने ए और बी इस पॉलिटिकल रीज़न के पार्ट बनाए हैं। पहला मैंने बनाया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा, और दूसरा मैंने सब्सिडियरी अलायंस वेलेज़ली द्वारा। यहाँ पर वेलेज़ली का टाइम पीरियड मैंने मेंशन किया है 1798 से 1805। आप बोलेंगे सर कहाँ 50 साल पीछे चले गए। मैंने फिर कहा, मैंने तो पूरे 100 साल को कवर किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिएगा, जब बंगाल को जीतना स्टार्ट किया 1757 से 64, तब से उनका विदेशी कैरेक्टर भारत में पसंद नहीं किया जा रहा था। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। 57 की क्रांति हो, नेशनल मूवमेंट हो, भगत सिंह द्वारा क्रांति हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सबके मन में एक कॉमन बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ विदेशी थे। क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो अधिकारी यहाँ थे वो सब अंग्रेज़, भारत के बाहर के थे। तो दिल से तो हमने कभी नहीं उनको स्वीकारा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। इसकी थ्योरी क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की? इसको हम बोलते हैं हड़प की नीति, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। इसको डलहौजी लेकर आया, जिसके समय में रेलवे का और डाकतार लाइन का विकास हमारे यहाँ हुआ है। आप इसको बहुत महानतम वॉइस रॉय समझते होंगे, या सॉरी गवर्नर जनरल। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी समझता था। खैर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत गोद लेने की जो प्रथा थी भारतीय रियासतों की, उसको पूरी तरीके से डीरिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया, यानी उसको नकार दिया गया। अब ये गोद लेने की प्रथा क्या थी? दरअसल होता क्या था, जो भारतीय रियासतें होती थी ना, जिनके राजा होते थे, और मान लीजिए अगर उनका कोई रक्त संबंधी पुत्र नहीं है उस राज्य में, तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था से परंपरा चली आ रही थी एंशिएंट टाइम से, कि वो अपनी मनपसंद का कोई बच्चा गोद ले सकते थे उस पर्टिकुलर राज्य को चलाने के लिए। तो डलहौजी ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया, और इसी बिना पर क्या किया गया, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, धीरे धीरे सबको हड़प लिया। अब यहाँ बिपिन चंद्रा जी या और कई किताबों में ऐसा देखने के लिए मिलता है, और मेरे कई दोस्त भी इस पे चर्चा करते थे जब हम लोग सिविल्स की तैयारी करते थे, कि भाई अभी हाल ही में मणिकर्णिका मूवी भी आई थी। तो एक बार मैं जब घर में बैठा था तो इस पर डिस्कशन चल रहा था कि एंड तक झांसी की रानी ने, या जितने भी ये रियासतों के मालिक थे, चाहे पेशवा जी हों, नाना साहब हों, इन्होंने ब्रिटिशर्स से बातचीत जारी रखी, और ये नहीं चाहते थे कि ये विद्रोह करें, और ये इवन विद्रोहियों के विरुद्ध ब्रिटिशर्स का साथ देने को तैयार थे अगर इनकी रियासतें लौटा दी जाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ एक बात याद रखिए कि उस समय राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। भारत कई टुकड़ों में विभाजित था और सबकी अपनी अपनी रियासतें थीं। तो जिसका जो राज्य था उसकी उतनी रियासत और उसका उतना ही राष्ट्र। तो अगर वो अपनी प्रजा के हितों और अपने खुद के हितों के लिए ब्रिटिश से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गलत भी नहीं था। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि बचपन से हमने झांसी की रानी, तात्या टोपे या हज़रत बेगम हज़रत महल को पढ़ा है। इन्होंने अपनी जान देकर अपनी आन बान शान को किनारे रख के विद्रोहियों का साथ दिया, भले ही बाद में शामिल हुए चाहे नहीं हुए।
ये मैटर नहीं करता है, वो शामिल हुए ये मैटर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ एक और कारण जुड़ा है, सब्सिडियरी अलायंस का। आप बोलेंगे सर पीछे चले गए। देखो वेलेज़ली जब आया ना, तो उसने 1799 और 1804 के बीच में निज़ाम, मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया सबको इंक्लूड कर लिया। अब ये सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि का मतलब क्या था? इसका मतलब था, एक सिंपल सा मैं डिस्क्रिमिनेशन दूं तो ये है, फूट डालो और राज करो। मान लीजिए दो राजा भाई आपस में अगर उनकी नहीं बनती और रियासतों को लेकर झगड़ा है, तो एक के यहाँ एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखवा दो, उसकी सहायक संधि कर लो और वहाँ पर उसको ये प्रॉमिस करो कि भाई हम आपको सहायता देंगे जब दूसरा राजा आप पर अटैक करेगा, बदले में आप हमारा खर्चा उठाओगे। तो धीरे धीरे करके इन राज्यों का विलय भी कर लिया गया। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ा। इसका इम्पैक्ट, चलिए हम पहले इकोनॉमिक रीजंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल रीजन से जुड़ा हुआ है। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा? अब हुआ ये कि जब इकोनॉमिक रीजंस पॉलिटिकल रीजन से जुड़े हुए हैं, मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, जब ये बड़े राजे रजवाड़े रहे नहीं ना, तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा भारतीय उद्योगों के पतन पर, क्योंकि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही अजीब सी थी। और दूसरा, ये जो हमारे भारत के किसान थे, इनके जो संरक्षक थे हमारे भारतीय राजे रजवाड़े, भले वो भी उनके ऊपर अत्याचार या शोषण करते थे, वो तो रहे नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने इनको अपने हिसाब से डील किया। मैं बताता हूँ थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके। अब इकोनॉमिक रीजन में सबसे पहले तो इंडियन इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन हुआ भारतीय उद्योगों का, वो कैसे हुआ? इन्होंने अपनाई भारत में 1813 में फ्री ट्रेड पॉलिसी, 1813 की, यानी अंग्रेज़ों के आयात कर में, अंग्रेज़ों को आयात कर में रियायत दे दी, मतलब पूरी तरीके से खुली छूट। तो जब अंग्रेज़ों को आयात कर में छूट मिलेगी तो क्या होगा? जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं या ब्रिटिश तकनीक से बनी हुई चीज़ें हैं, वो आसानी से भारतीयों तक पहुंचेंगी, उस पर आयात कर तो लग नहीं रहा है। भारतीय बाज़ारों में जब वो पहुंचेंगी तो उनको क्या देंगी? कंपटीशन देंगी। और भारतीय बाज़ार की जो वस्तुएं हैं वो उनके सामने टिक नहीं पाई। तो धीरे धीरे इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री पे कब्जा किया। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि ये जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था, अभी मैं इस पर डिस्कशन करूँगा, ये पूरी तरीके से किसके लिए काम करता था? इंडियन हैंडक्राफ्ट ये काम करता था हमारे राजे रजवाड़ों के लिए, वो भी बर्बाद हुआ। किसानों का शोषण, किसानों के शोषण में लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप और बहुत कॉर्नवालिस के टाइम पे चले गए। अरे भाई, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था आई, लेकिन इन सबका एक होलसम पैकेज क्या निकल के आता था कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन करना, यानी कि ट्रेड बोल रहा हूँ, रेवेन्यू पर ही फोकस होना, किसान जाए भाड़ में। अब इससे दोनों चीज़ों से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर आती है, हम पहले देखते हैं क्या निकल कर आती है। एक तो जो बिचौलिए थे, खुद मुकद्दम चौधरी ज़मींदार, ये ताकतवर हुए, और दूसरा ये जो हमारा उद्योग था ये नष्ट हुआ। तो दोनों का इम्पैक्ट जो है मिला जुला वो कृषि पर पड़ा, और यही बना हमारा इकोनॉमिक रीजन। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लोर किया, देखिए ये फ्री, इसका मैंने ग्राफ बनाया है, फ्री ट्रेड पॉलिसी है। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? ट्रेडिशनल इंडियन गुड्स हैं, इनका ह्रास होता है, जो भी मैंने आपको समझाया, ये कंपटीशन नहीं दे पाती हैं ब्रिटिश वस्तुओं को। इंडियन हैंडक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट यानी भारतीय जो हस्तशिल्प है, वो भी बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि अब मशीनीकरण भारत में बढ़ गया, और जब ये जो इंडियन हैंडक्राफ्ट है, राजा नवाबों के लिए तो कपड़े बनाते हैं, जब वो ही नहीं रहेंगे तो ये बनाएंगे किसके लिए? बड़े बड़े कालीन या कपड़े। अब एक नया वर्ग निकल कर आया इन दोनों सेक्टर से। कृषि पर बोझ बढ़ा, मैंने अभी बताया था, किसान मजदूर वर्ग, एक ऐसा मजदूर वर्ग जिसको किसानी तो नहीं आती थी लेकिन वो किसान बनने को मजबूर था, तो इम्पैक्ट कृषि पर ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात। अब यहाँ पर मैंने दो रीज़न बताए थे, एक मैंने बताया था भारतीय उद्योगों का पतन, दूसरा किसानों का शोषण। तो दोनों को हम कनेक्टेड कर देते हैं। किसानों का शोषण कैसे हो गया भाई? दरअसल ये जो किसान थे ना, हमारे पीसेंट थे, बेसिकली दे आर द सोल्जर्स, ये सैनिक ही थे। क्यों थे? इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं बिपिन चंद्रा जी। ये बताते हैं कि लगभग अवध में ही, मतलब अवध से ही 75,000 लोग सेना में शामिल थे, और इनके परिवार से कोई ना कोई, इनका जीजा, साला, पिता, बहनोई, कोई भी किसान ही हुआ करता था।
अब आप खुद सोचिए, जब किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूला जाएगा, उन पर अत्याचार किया जाएगा, तो जो सैनिक खुद किसान परिवार से है, हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द पीसेंट, क्या वो ये अत्याचार सहन करेगा? तो उसके अंदर भी तो एक असंतोष बढ़ेगा, उसकी भी तो एक ज़मीन है। अब किसी के पिता ने उसके नाम पर एक ज़मीन की है, भले ही वो सैनिक बना हुआ है, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद तो वो खेती करना चाहता है ना उस पर। और अगर ब्रिटिशर्स ने ही वो ज़मीन हथिया ली है, तो फिर सीधी सी बात है कि ये सैनिक और ये किसान एक ही सूत्र में बंध गए। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसी में करेला और वो भी नीम चढ़ा आया भू राजस्व नीति, जो नए राजस्व कानून थे। ये जो नए भू राजस्व कानून थे, इन्होंने भी सैनिकों को प्रभावित कर दिया और ये आम जनता से जुड़े हुए थे। नए भू राजस्व कानून ना थोड़े अजीब टाइप के थे। यहाँ पर आपको अपनी जो ज़मीन होती थी उसको रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी था, उसका पट्टा बनवाना। अगर आप उस ज़मीन को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हथिया सकती थी। अब ऐसा तो कभी करवाया नहीं गया था भाई। हाँ, अकबर और शेरशाह सूरी ने ये प्रयास जरूर किए थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन नहीं हड़पी। और ये सबसे बड़े हमको जो उदाहरण मिलते हैं, ये उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में मिलते हैं, जहाँ किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया गया ज़बरदस्ती। तो पीछे हमने एक रीज़न छोड़ दिया था, ये होप सो आपको समझ में आया होगा, इकोनॉमिक रीज़न और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक के कारणों में हमने यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें मैंने करप्शन इन दी ईस्ट इंडिया कंपनी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम रंग भेद की नीति या कलर डेफिशिएंट पॉलिसी बोलते हैं, कलर डिफरेंस पॉलिसी, सैलरी इशूज़, जुडिशरी डिस्क्रिमिनेशन, इन पांचों को हम देख लेते हैं। अब करप्शन इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप करप्शन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो माल बंगाल या किसी भी रियासत से लूटती थी, उसका कोई हिसाब किताब तो था नहीं। और जिस एवज़ में सैनिकों को इन्वॉल्व किया जाता था युद्ध में, उस एवज़ में उनको कभी भी वेतन नहीं मिलता था। उनको लालच तो बड़े दिए जाते थे कि इस युद्ध के बाद हमें बड़ा फ़ायदा होगा, फलाना होगा, लेकिन वही फटी वर्दी मिलती थी और वही 7 रुपये 10 रुपये की उनकी जो रोजगारी थी वो मिलती थी। इसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जिसको हम रंग भेद की नीति भी कह लेते हैं कई बार। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोरे काले का भेद, जो अंग्रेज़ सैनिक था, वो पदोन्नति करके काफ़ी आगे तक जा सकता था, लेकिन जो भारतीय सैनिक था उसको ये एहसास करा दिया जाता था कि भाई तू भारतीय है और भारतीय ही रहेगा, तेरे को नहीं मिलना कुछ। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, इसको मैं कलर डिफरेंस पॉलिसी को जोड़ देता हूं सैलरी इशू से। तो बिपिन चंद्रा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि जो एक सैनिक होता था, उसकी सैलरी का हिसाब ही बड़ा अजीब था। उसको काफ़ी कम वेतन मिलता था, उसको मात्र देखा जाए तो 27 रुपये मिलते थे। अब इस 27 रुपये में बेचारा क्या करेगा? अगर आप इसको किसी अंग्रेज़ रेजिडेंट या अंग्रेज़ अफसर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम था। उसमें उसको वर्दी भी खरीदनी है, उसी में उसको अपना खान पान देखना है और महाजन का कर्ज भी चुकाना है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जुडिशरी डिस्क्रिमिनेशन को। इन सब बातों की सुनवाई कहीं नहीं थी। जुडिशरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब न्यायिक पक्षता, पक्षपातपूर्ण निर्णय। भारतीयों की सुनवाई तो हो ही नहीं सकती थी, मतलब पूरी तरीके से भारतीय गलत हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जज जो बैठे हुए थे। आगे जाकर जब हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना के पहले ये विवाद एक बार और उभरा था। इस पर हम डिस्कशन आगे जाकर ज़रूर करेंगे। अब आपने 3 रीज़न समझे। पहला मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव, हालांकि तीसरे नंबर पे इसको समझाया, और दूसरा बता दिया था इकोनॉमिक। अब हम बढ़ते हैं आगे विस्तार से लास्ट सोशल एंड रिलीजियस रीज़न की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो सोशल और रिलीजियस रीज़न है ना, ये भारत की अंतरात्मा में समाया हुआ है। आज जो पंथ निरपेक्षता की बात चलती है ना, कुछ हद तक ही उसके तार बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम भारतीय ना बहुत स्वाभिमानी होते हैं, आप चाहे माने चाहे ना माने। सबसे पहला मैं उसी पुराने पॉइंट को लेकर आता हूँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों की भर्ती होती थी ना, तो उनकी जात के हिसाब से उनको रैंक मिल जाता था। अगर ऊंची जात का है व्यक्ति कोई, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उसको रैंक अच्छा मिलता। बाद में जाकर क्या हुआ,
अब भारत में तो जात पात शुरू से थी, बाद में सभी वर्गों के सैनिकों एक ही तंबू में रख दिया गया। खास तौर पर यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि समुद्र पार करके या बर्मा युद्ध करने के लिए या और आगे अफ़गान युद्ध करने के लिए सैनिकों को अपने धार्मिक जो परंपराएं थी उनको नकार कर जाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़, एक ही हमारे भारत में जात पात तो थी, तो एक ही वर्ग के लोग जब एक ही तंबू में एक साथ रहेंगे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि इसमें गलती हमारी ज़्यादा मैं बोलूँगा, लेकिन अब हम तो इस बात के आदी नहीं थे ना, हम तो ब्रिटिशर्स नहीं थे। दूसरा, यहाँ पर एक बात और थी, यही ब्रिटिशर्स ने हमारे सोशल लाइफ में इंटरफेयर करना, कि जब हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, सती प्रथा पर बैन किया गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया, अच्छा ज़रूर किया, लेकिन हमारे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम तो रूढ़िवादी थे, तो हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आई। देन क्रिश्चियन मिशनरीज़ जब कबीलों में या भारतीय गरीब वर्ग या गाँव में पहुँचे और उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया, उनका कन्वर्जन शुरू हुआ, तो इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा लगा कि यार ब्रिटिशर्स चाहते क्या हैं, ये जानबूझ के क्या ऐसे कोई नियम बना रहे हैं जिससे कि हम अपने हिंदू धर्म या अपने मुस्लिम या अपने दूसरे धर्मों को भूल जाएं। इमीडिएट रीज़न पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसको हम तात्कालिक कारण बोलते हैं, और ये तात्कालिक कारण था हमारे यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस। तो ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, और इनफील्ड राइफल के बारे में भी सुना होगा आपने। एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने इसमें पिक इंक्लूड की हो, अगर नहीं की होगी तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। नहीं, शायद इसमें इंक्लूड नहीं की है। हाँ जी, ये देखिए, ये मिल गई पिक, लास्ट में इंक्लूडेड थी। एक्चुअली ये इनफील्ड राइफ़ल जब आई, इस पर पहले मैं आपको इसका इतिहास ज़रा बता देता हूँ। हुआ दरअसल ये कि 1857 में 1857 में ये विद्रोह का इमीडिएट रीज़न बना। जो कैनिंग हमारा वॉइसरॉय था ना, उसने दो घोषणाएं कर दी। ये दो घोषणाएं क्या थी? पहला तो था कि सेना में नए रंगरूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अब अनिवार्य कर दिया गया, मतलब आपको धर्म विरुद्ध जाना ही पड़ेगा समुद्र पार, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था। और दूसरा, सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ेगा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अब ये देखिए, कारतूस कुछ इस तरह का होता था, एक ग्रीस कार्टिज इसमें लिया हुआ है, इसको ऐसे मुंह से खोलना पड़ता था, देन इसको ऐसे भरना पड़ता था, एंड देन इसके बाद उसको लोड करना पड़ता था। ऑब्वियस ही बात है, अब अगर इसमें गाय और सूअर की चर्बी होगी तो भारतीय जनता तो इससे नाराज़ होगी ही होगी, क्योंकि सूअर मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और गाय हमारे लिए पवित्र थी। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को मतलब अगर हम एक साथ इंक्लूड करें, तो ये जो मैंने लास्ट आपको बताया अभी, ये जो लास्ट वाला रीज़न इस पर डिस्कस हमने किया, इमीडिएट रीज़न जो था, ये एक तात्कालिक कारण बन गया। तात्कालिक कारण इस सेंस में बना कि अब सैनिकों को ये पूरी तरीके से भरोसा हो गया कि अब ब्रिटिशर्स जानबूझ के शायद हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फाइनली फिर जब कैनिंग ने 1857 में सैनिकों को प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसके लिए दरअसल अफवाह उड़ ही गई थी कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है, तो विद्रोह भड़कना स्वाभाविक था। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। इनका नाम तो आप जानते ही हैं कि विद्रोह आगे कैसे बढ़ा। अब कोर्स ऑफ द रिवोल्ट को देखने के लिए एक मिनट ज़रा मैं अपनी दूसरी PDF खोल लेता हूँ। हाँ जी, तो कोर्स और रिवोल्ट देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस रिवोल्ट में शामिल कौन कौन थे। कई लोग बोलते हैं सिर्फ सैनिक थे, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसके रीजंस के साथ। इसमें ग्रामीण वर्ग भी था, नौकरी पेशा वर्ग भी था, दस्तकार वर्ग भी था, किसान भी था और सिपाही भी था। मेरे कहने का मतलब, एक अंग्रेज सैनिक का कथन है, यदि भारतीय जनता की संस्थाओं, उनके इंस्टीट्यूशंस पर आप अटैक या कुठाराघात करोगे तो सेना से उनका या सैनिक से उनकी हमदर्दी होगी। मतलब जो भारतीय जनता वो अपने आप सैनिक से जुड़ेगी, क्योंकि अमूमन सैनिक तो जनता का ही है, उसी से निकल के आया है। तो अब ये जो सिपाही म्यूटिनी है,
इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा था। और सरकारी, और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो 1857 की क्रांति थी, जब सिपाही सड़क पे उतरे तो इन्होंने दो काम कर दिए। एक तो सरकारी भय ख़त्म कर दिया लोगों के बीच में कि सरकार हमारा दमन करेगी, फलाना ढिमाका आके हमारे साथ क्या होगा, और इसी का रिजल्ट था कि सड़क ये विद्रोह था सड़कों पर आ गया। तो वही हमको देखना है कि विद्रोह सड़कों पर कैसे आया, ठीक है ना। तो इसी को जरा आगे बढ़ा लेते हैं। अब कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की। अब हुआ दरअसल ये कि सबसे पहला जो घटनाक्रम देखने मिलता है मंगल पांडे जी का, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे, और इन्होंने सबसे पहले इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया, और लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूजन की इन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। हालांकि 8 अप्रैल 1857 को इनको एक सैनिक अदालत के निर्णय के बाद एक मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा भी चला, ऐसा नहीं कि मुकदमा नहीं चला, इनको फिर फांसी दे दी गई। लेकिन यहीं से मंगल पांडे जो थे वो महानतम क्रांतिकारी सिद्ध हो गए। अब भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह शुरू हो चुका था, और 10 मई को यह विद्रोह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने के लिए तैयार था, क्योंकि 10 मई को 1857 को मेरठ की जो छावनी थी उसकी 20 NI तथा 3 LC की पैदल टुकड़ी अब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर चुकी थी, और अब इन सैनिकों ने तय किया कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और ये निकल गए दिल्ली की तरफ। 11 मई को ये दिल्ली पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने बहादुर शाह जफ़र यानी बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुग़ल बादशाह था उसको अपना नेता घोषित कर दिया। अब यहाँ पर एक रीज़न है, बहादुर शाह को ही नेता क्यों घोषित किया गया। याद रखिएगा, उस समय भी हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जिसके आदेश पूरे भारत में प्रसारित हों तो उसको माने, और मुग़ल वंश अंतिम ऐसा वंश था जिसकी मान्यता पूरे भारत में थी। इनके नाम के सिक्के भी चलाए गए थे। बाद में हालांकि झांसी की रानी, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और नाना साहब सभी इससे इंक्लूड हुए। कानपुर में इसका जो नेतृत्व थे वो नाना साहब और तात्या टोपे दोनों देख रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसका कमान संभाल रही थी। सब अपने अपने लेवल पे इसका विद्रोह में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। यहाँ पर एक व्यक्ति का और मैं जिक्र करूँगा, बख्त खां का। 1797 से 1859 तक ये जीवित रहे, और ये दिल्ली में, याद रखिएगा, जो निचली सेना की पदाती सेना जिसे कहते हैं उसका नेतृत्व कर रहे थे, और बहुत बढ़िया नेतृत्व इन्होंने किया। यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं क्या विद्रोह की कोई योजना या प्लान पहले बना था। ऐसा नहीं है कि 57 का विद्रोह अचानक फूटा। कई इतिहासकार हैं जिनमें हमारे मजूमदार जी हैं, बिपिन चंद्रा हैं, SN सेन हैं, या सुंदरलाल जी हैं। वो कहते हैं कि इसकी योजना उतनी ही गहरी थी, उतनी ही व्यापक थी, उतनी ही गुप्त इसके संगठन थे जितना किसी विद्रोह के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। दरअसल इसके लिए 31 मई 1857 का क्रांति का दिन निश्चित भी किया गया, और बिठूर में यानी कानपुर में नाना साहब ने मिलकर विद्रोह की बाकायदा एक योजना भी बनाई थी। लेकिन अचानक से इसके फूट पड़ने की वजह से ये योजना चली नहीं। कई लोग तो कहते हैं कि कमल और रोटी जो थे वो इसके प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। खैर, लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर एक नेता और भी, अरे हाँ, वीर कुंवर सिंह, इनका नाम तो सब जानते हैं, बिहार में नेतृत्व संभाल रहे थे। इनको इस विद्रोह का भीष्म भी कहा जाता है। प्रतिज्ञाबद्ध थे अपने राज्य के लिए। देन बेगम हज़रत महल, इनका नाम तो सब जानते हैं, लखनऊ से नेतृत्व संभाल रही थी। तात्या टोपे तो महानतम नाम है, ग्वालियर से भी कमान संभाली, कानपुर में भी हेल्प की नाना साहब की, और फिर झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े। कुछ मैंने यहाँ लिस्ट दी है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे, दिल्ली में बख्त खां और बहादुर शाह, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, बिजरिस कादिर हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह हैं, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली है, बनारस में भी यही थे, बरेली में खान बहादुर खां हैं, देन कानपुर में, ग्वालियर में तात्या टोपे, मथुरा में देवी सिंह, कदम सिंह हैं, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला
ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस लिस्ट को एक बार स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप देखिए विद्रोह के स्वरूप को अगर हम मैप के अनुसार देखें तो किस हद तक ये फैला हुआ था। आप देखिए ये जो बिंदी बिंदी बनी हुई है पूरे इस इलाके में, यहाँ पर ये पूरा नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। इसको हम दूसरे मैप से ज़रा कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए पूरा ब्रिटिश राज्य है, ये जो पूरी येलो लाइन है ये पूरा ब्रिटिश राज्य है, ये पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी 1837 और 1857 के आसपास, ये पूरी येलो लाइन। आप देखिए इसको आप कंपेयर कीजिए यहाँ, इस ब्रिटिश साम्राज्य के मुकाबले विद्रोह कितनी कम जगह पर फैला हुआ है। आप देखिए सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों तक। ऑब्वियस ही बात है इसका एरिया थोड़ा कम था। एक लिस्ट और भी है, ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जनरल जॉन निकोलसन था, इसने दिल्ली को जीता। मेजर हडसन था, इसने बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या की थी दिल्ली में। ह्यूज व्हीलर है, जनरल नील है, कैंपबेल है, कानपुर को जीता था इसने। देन आप देख लीजिएगा, लिस्ट नेट पे पड़ी हुई है या इसको ही देख लीजिएगा। हम बात करते हैं अपने मुद्दों पर वापस आकर, रीजंस ऑफ द फेलियर पे, कि ये विद्रोह दरअसल असफल क्यों हुआ। अब विद्रोह असफल, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं पूर्णतः तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर चर्चा जरूर करूँगा। इसके कई रीज़न थे, जैसे लैकिंग ऑफ नेशनल थिंकिंग, इनके बीच, नेताओं के बीच राष्ट्रीयता का अभाव, या सैनिकों के बीच हथियारों का अभाव, हथियार नहीं थे इनके पास इतने ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुअर थी, इनके बीच में आपस में समन्वय की भी कमी थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था इनमें। लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन था, आपस में संचार साधन नहीं थे। जो ज़मींदार और रूलिंग चीफ थे वो अंग्रेज़ों की ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, और मिडिल क्लास जो था भारत का, पढ़ा लिखा तबका जो शहरों में रहता था, वो तो पूरी तरीके से विद्रोह से कटा हुआ था। चलिए इसको ज़रा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेशनल थिंकिंग नहीं थी, और मॉडर्न एजुकेटेड पीपल को मैंने जोड़ दिया A1 A2 में। याद रखिएगा, अगर आपके बीच में राष्ट्रीय मानसिकता नहीं होगी कि एक राष्ट्र की परिकल्पना पूरे भारत को जोड़ने की, तो विद्रोह ज़्यादा समय तक कहाँ टिकेगा। नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे, छोटी सी रियासत के लिए वो लड़ रहे थे, तो अगर एक विद्रोह कहीं दबाया भी जाता था तो दूसरे नेता को उसके बारे में खबर भी नहीं लगती थी। हथियारों की कमी तो वैसे ही थी कि जितने हथियार लूटे गए थे वो बहुत जल्दी ही समाप्त कर दिए गए, और 1-1.5 साल के भीतर ब्रूटली अंग्रेज़ों ने इसको, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो मॉडर्न वेपन्स थे। ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे नहीं बने थे, सैनिकों के बने ज़रूर थे, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित थे, और दिल्ली को जब जीत लिया गया 1859 में, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे भारत में पड़ गया, और सबका मनोबल जैसे टूट सा गया। लैकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, मैंने बताया, आपस में संचार साधनों का विकास ना होना। जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको मैप में बताया है कि इस पूरे हिस्से में, दिल्ली से लेकर ये बुंदेलखंड और ये पूरा बनारस और इलाहाबाद तक, आपस में कोई तारतम्य नहीं था, कि दिल्ली के बारे में बस घटनाएं सुनाई दे जाती थी। क्या बोल सकते हैं आगे। अगला, लैकिंग ऑफ गुड लीडर्स, अच्छे नेताओं की कमी। मैं यहाँ पर अच्छे नेताओं की कमी नहीं बोलूँगा, ये तो इतिहासकारों ने ज़रूर कहा है। मैं बोलूँगा अच्छे नेताओं को सपोर्ट की कमी थी। नेता तो हमारे अच्छे थे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, या और भी कई नेता रहे हैं, नाना साहब, ऐसा नहीं था। हालांकि कई नेता विद्रोह के समाप्त होने से पहले ही भारत छोड़कर निकल गए, जैसे नाना साहब या बेगम हजरत महल, लेकिन इन नेताओं को ना उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो अंग्रेज़ों से कंपेयर करें तो हमारे नेता ज़रूर कमज़ोर पड़ गए। ज़मींदार और रूलिंग चीफ, जैसे कि ग्वालियर के ज़मींदार ने तात्या टोपे को धोखे से 1859 में पकड़वा दिया। तो ज़मींदार तो एक रीढ़ था गांव की, उसको एक एक बात पता थी, अंदरूनी किस्से पता थे, तो वैसे विद्रोह को दबाना आसान हो गया। अब देखते हैं इसके रिज़ल्ट। मैं इसको थोड़ा व्यापक रूप में देखता हूँ रिज़ल्ट्स को। क्यों देखता हूँ? क्योंकि इस रिज़ल्ट को मैं देखता हूँ भारतीयों के संदर्भ में। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके 2 रिज़ल्ट आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि अब तक हम जो विस्तार से बात कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, हमारे आत्मबल में वृद्धि हुई भारतीयों में। लोगों को लगा कि ऐसा नहीं गुरु, ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है, लेकिन सुनियोजित योजना के तहत। अगर 1857 की क्रांति सही ढंग से संचालित होती तो हम इन्हें हरा सकते थे। पॉलिटिकल अवेयरनेस का विकास हुआ पूरे भारत में, एक राजनीतिक जागृति आ गई। ये समझ में आया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बेसिकली अब ब्रिटिशर्स हैं,
वो कोई महान नहीं है, उनका जन्म हमारा उद्धार करने के लिए नहीं हुआ है। हम भी उनकी तरह पढ़े लिखे हैं और भारतीयों में भी वो प्रतिभा है कि हम उन्हें कंपटीशन दे सकते हैं। नए संगठन बनाने की प्रेरणा आई, इसका एग्जाम्पल है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आगे तक चलते रहे। आगे भी लैंड होल्डर सोसाइटी जैसे कई संस्थान बने। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब 1858 का एक्ट आया, 1858 का अधिनियम आया, इसका जिक्र मैं जब एक्ट की क्लास चलाऊंगा तो उसमें करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंत हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज चले गए और आ गए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज नहीं कर रही थी, इस विद्रोह ने उसको समाप्त करवा दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय महारानी का क्राउन भारत को चला रहा था और उसका रिप्रेजेंटेटिव बना भारत का वॉइस रॉय। हाँ, भारतीयों को नेशनल मूवमेंट के लिए एक नया विज़न भी मिला। अब सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटिशेस से नहीं भिड़ना है, अब प्लानिंग के साथ काम करना है। जैसे कि आप देखें, नेशनल मूवमेंट जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें 3 चरण हैं, नरम दल है, फिर गरम दल है, उसके बाद फिर आगे जाकर क्रांतिकारी और फिर गांधीवादी हो गए। तो पहले ब्रिटिशेस की जो मानसिकता उसको समझें, उसके बाद उनके समक्ष अपनी बात को रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर नेगेटिव परिणाम देखें तो 2, पहला तो फूट राज करो को बढ़ाया गया। अब जानबूझ के ऐसे नियम लाए गए जिनमें कि जो, ये बात याद रखिएगा, इस आंदोलन में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, साथ में एक ही मंच पे, इसका अचीवमेंट था। अंग्रेज़ों ने अब क्या किया, जानबूझ के ऐसे ऐसे नियम लागू किए जो भारतीय धार्मिक संस्कृति के विरुद्ध थे, और ख़ास तौर पे ऐसे कई नियम बनाए जिनमें मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। ये मैं आपको आगे जब शिक्षा नीति हो या और कोई नीति होगी उसमें समझाऊंगा। एजुकेशन पॉलिसी पूर्णतः बदल दी गई। अब एजुकेशन पॉलिसी में अंग्रेज़ी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया कि अब क्या किया गया, अब इस तरह से भारत की शिक्षा को बनाया गया कि अब ये जो भारतीय है ना, इनको दिल से अंग्रेज़ बना दो, चमड़ी से भरे ये गोरे रहें, जब ये बड़े हों तो ये अंग्रेज़ बन के ही हमारे सामने हमारे गुणगान करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेना में परिवर्तन किया गया। अब सेना का अनुपात किस तरह से बदल दिया गया, जैसे 10:3, यानी अब 10 अंग्रेज़ सैनिकों के ऊपर 3 भारतीय सैनिक थे। इसको हम उल्टा समझ लेते हैं, 3:10 कर देते हैं, यानी 3 भारतीय सैनिकों के ऊपर 10 अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों की संख्या थी उसमें वृद्धि की गई, उसके परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाया गया, क्योंकि ब्रिटिश इस बात को लेकर अब काफ़ी डर गए थे। तो ये कुछ परिणाम थे, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन कभी भी अपने मन में ये बात मत आने दीजिए कि 1857 की क्रांति एक विफल क्रांति थी। हाँ, इसने कई आयाम स्थापित किए। सबसे पहला आयाम तो एक यही है, इसका रिलेवेंस, कि आज भी वर्तमान में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते हैं, ख़ासतौर पे जीएस में, तो 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं और इतने विस्तार से देखते हैं, और इसके क्रांतिकारियों को हम उन्हीं के पैरेलल रखते हैं जो हमारे नेशनल मूवमेंट के क्रांतिकारी थे, बल्कि उनसे भी ज़्यादा महान समझते हैं। तो होप सो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।